हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस प्रांजल यूपी बोर्ड इंग्लिश यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। दोस्तों, आज जो रचना हम आपके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 के अंग्रेजी पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाने वाली कविता है। और ये कविता एक प्रकार का शोक गीत है जिसे लिखा है अंग्रेजी साहित्य के एक जाने माने कवि थॉमस ग्रे ने। थॉमस ग्रे का जीवन काल सन 1716 से 1771 ईस्वी के मध्य रहा था। दोस्तों, अगर हम बात करें इनके जीवन के बारे में तो थॉमस ग्रे 26 दिसंबर 1716 को लंदन में पैदा हुए। इनके पिता का नाम फिलिप ग्रे और माता का नाम डोरोथी था। इनकी शिक्षा दीक्षा पीटर हाउस कैम्ब्रिज में हुई थी। इन्होंने 1742 के आसपास कविता लिखना शुरू किया और 1757 ईस्वी में इन्हें पोएट लॉरिएटशिप प्रदान की गई, लेकिन उन्होंने इस पोएट लॉरिएट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया, उसे ठुकरा दिया। सन 1768 में इन्हें कैम्ब्रिज के आधुनिक इतिहास और भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी किया गया, जहां वे कुछ ही वर्षों तक कार्यरत रहे। ये जीवन भर कुंवारे रहे और 1771 ईस्वी में 55 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, जिनमें से पिंडारिक ओड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी और द बार्ड, ये इनकी बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। और ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में थॉमस ग्रे मिल्टन के बाद दूसरे विद्वान कवि थे। तो दोस्तों, ये तो था सर थॉमस ग्रे का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब अगर हम इस एलिजी की बात करें जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये एलिजी आपके सिलेबस में समराइज करके दी गई है। आप इसे डिटेल्ड पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, जब आप ग्रेजुएशन करेंगे या जब आप पीजी करेंगे तब आपको ये एलिजी एक बार फिर से पढ़ने को मिलेगी। चलिए हम इस एलिजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। ये एलिजी 1750 के आसपास लिखी गई और 1751 में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया। इस कविता की उत्पत्ति के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब 1742 ईस्वी में रिचर्ड वेस्ट की मृत्यु हुई, जो कि एक कवि थे, तो उनकी मृत्यु का थॉमस ग्रे पर काफी प्रभाव पड़ा और उसी के बाद उन्होंने इस कविता को लिखना प्रारंभ किया। बात करें अगर कविता के बैकग्राउंड की, तो इस कविता का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है। एक शाम कवि थॉमस ग्रे गांव के कब्रिस्तान में बैठे हुए उन तमाम गरीब लोगों की कब्रों को बड़े ध्यान से देखते हैं जिन पर कोई स्मारक नहीं बनाए गए और ना ही बाइबल की कोई पंक्तियां लिखी गईं। जैसा कि वैभवशाली लोगों की कब्रों पर शानदार गुंबद और बाइबल की पंक्तियां सुनहरे अक्षरों में अलंकृत हैं, तो ऐसे वैभवशाली लोगों से थॉमस ग्रे कहना चाहते हैं कि तुम उन गरीब किसानों की साधारण सी कब्र पर हंसो मत। यदि इन्हें अवसर मिला होता तो ये भी तुम्हारी तरह से महान और वैभवशाली बन सकते थे, लेकिन समय के दुर्भाग्य ने उन्हें ये अवसर प्रदान नहीं किया। इसलिए तुम उनके साधारण से जीवन पर हंसो मत, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। शक्ति और सौंदर्य जिसे भी प्राप्त हुआ है वो मृत्यु के साथ ही एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रसिद्धि, धन और शक्ति के पीछे भागना व्यर्थ है और जीवन का एकमात्र सत्य मृत्यु है, जो हर एक व्यक्ति को समय आने पर उसकी कब्र तक ले जाती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, यही है इस कविता का बैकग्राउंड। चलिए हम हमारी कविता की तरफ चलते हैं। कविता का पहला स्टैंजा है, द कर्फ्यू टूल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, the loving heart went slowly over the lea, the plowman homeward plowed his weary way and leaves the world to darkness and to me. The curfew का मतलब है शाम की घंटी या गिरजाघर की घंटी। टूल्स का मतलब है बजती है और नेल का मतलब होता है ध्वनि और पार्टिंग का मतलब है अलग होना या विदा लेना। तो पहली लाइन में कवि कहता है कि जब गिरजाघर की घंटी बजती है तब वह इस बात का संकेत करती है कि दिन समाप्त होने वाला है, शाम होने वाली है।
द लोविंग हर्ड, लोविंग का मतलब है रंभाना और हर्ड का मतलब है पशुओं का झुंड, और विंड से यहाँ मतलब है चलने से, स्लोली धीरे धीरे, ओवर ऊपर, द ली चारागाह। तो आगे कवि कहता है कि जानवरों का जो झुंड है वो धीरे धीरे चारागाह से होकर के लौट रहा है, यानी कि जब शाम की घंटी बजती है तो वह इस बात का संकेत करती है कि अब शाम होने वाली है, दिन समाप्त होने वाला है। तो अब शाम के होते होते जो पशुओं का रंभाता हुआ झुंड है वो अपने घर की तरफ चारागाह से होते हुए लौट रहा है। द प्लोमैन, प्लोमैन कहते हैं किसान को, होमवार्ड घर की ओर, प्लोट्स, प्लोट्स का मतलब है चलता है, हिज वियरी वे, अपने थके हुए रास्ते पर। कहने का मतलब यह है कि दिन भर के कठिन परिश्रम के बाद जो किसान है वो अपने थके हुए कदमों के साथ अपने घर की तरफ लौट रहा है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, लीव्स का मतलब है छोड़ता हुआ, द वर्ल्ड संसार को, टू डार्कनेस अंधेरे के लिए, एंड टू मी और मुझे भी। अर्थात कवि थॉमस ग्रे कंट्री चर्चयार्ड में बैठे हुए इस बारे में विचार करते हैं कि अब गिरजाघर की घंटी बजने के साथ ही शाम होने को है, सारे पशु जो है रंभाते हुए अपने चारागाह के रास्ते से होकर के अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। थका हुआ किसान जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत के बाद अपने थके हुए कदमों से धीरे धीरे अपने घर की तरफ लौट रहा है। ऐसे में इस संसार में केवल अंधेरा और मैं यहाँ इस कंट्री चर्चयार्ड में रह जाऊंगा। तो इस ऊपर की 4 लाइनों में इस कविता का दृश्य बताया गया है, बैकग्राउंड बताया गया कि किस तरह का माहौल है जब कवि जो है कंट्री चर्चयार्ड में बैठ करके इस कविता को राइट कर रहा है, लिख रहा है। Beneath those rugged elms that eve trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। देखिए अब जो है कवि थॉमस ग्रे उन गरीब किसानों की या साधारण से लोगों की कब्रों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि विनीथ दोज रग्ड एल्म्स, उस भद्दे पेड़ों के नीचे, दैट ईव ट्री सेड, और जो सदाबहार छोटे छोटे पेड़ हैं उन पेड़ों के नीचे, वेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी अ माउल्डरिंग हीप, वेयर हीव्स जहां पर उगी हुई हैं, द टर्फ सूखी घासें, इन मेनी अ माउल्डरिंग हीप, माउल्डरिंग हीप से मतलब है जो मिट्टी के ढेर, उभरे हुए जो मिट्टी के ढेर हैं और जिनमें दरारें पड़ गई हैं, उन्हीं दरारों में से कुछ जो है सूखी घासें उभरी हुई हैं। यानी कि कवि जो है उस कब्रिस्तान की बात कर रहा है जिस कब्र में साधारण से लोग दफन हैं और ऊपर से जो मिट्टी ढकी हुई है उस मिट्टी के ऊपर सूखी घासें उगी हुई हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, और प्रत्येक व्यक्ति इन हिज नैरो सेल, अपनी उस सकरी या फिर छोटी सेल में यानी कि कब्र में, फॉर एवर लेड, हमेशा के लिए सोया हुआ है। और कौन से लोग हैं जो इस छोटी सी कब्र में दफन हैं, आगे की लाइन में कवि बताता है, द र्यूड फोर फादर, र्यूड का मतलब होता है असभ्य और फोर फादर पूर्वज, तो ऐसे असभ्य पूर्वज। अब असभ्य पूर्वजों का मतलब ये है कि जिन्हें पढ़ने लिखने का अवसर नहीं प्राप्त हो पाया और जिनमें सभ्यता का उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए था। जैसा कि बाकी जो लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो वैभवशाली लोग हैं, उनमें जितना सभ्यता का विकास हुआ उतना विकास इन गरीबों के अंदर, इन किसानों के अंदर नहीं हो पाया। तो ऐसे असभ्य पूर्वजों की बात कवि करता है। द र्यूड फोर फादर ऑफ द हैमलेट, हैमलेट का मतलब होता है गांव या पूर्वा, तो ऐसे गांव या पूर्वे के जो असभ्य पूर्वज हैं, जो अनपढ़ पूर्वज हैं, वो यहाँ इस छोटी सी कब्र में स्लीप, सोए हुए हैं। अब देखिए इस स्टैंजा में कवि बताता है कि इस छोटे गांव के निर्धन असभ्य गांव वालों के पूर्वज अपनी अपनी छोटी साधारण कब्रों में सदा के लिए लेटे हुए हैं, अर्थात इन्हें दफना दिया गया है। उनकी कब्रें या तो एल्म नामक पेड़ के नीचे हैं या फिर ईव नामक पेड़ों की छाया में हैं। ये कब्रें सूखी घासों के मैदानों से बनी हुई हैं और उनके ऊपर मिट्टी के ढेर हैं जिनकी मिट्टी धीरे धीरे करके ढह ढह करके नीचे गिर रही है।
यानी कि उसमें किसी तरह का कोई अलंकरण नहीं है, उस पर ना कोई गुंबद बनाए गए हैं, ना कोई स्मारक बनाए गए हैं, और ना ही उन पर कोई बाइबल की लाइनें लिखी हुई हैं। तो ऐसे गांव वालों की जो कब्रें हैं वो बहुत ही साधारण हैं। अगले स्टैंजा पर आइए। The breezy call of incense breathing morn, the swallow twittering from the straw-built shed, the cock's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. The breezy call, ब्रीजी शब्द जो है वो ब्रीज से बना हुआ है, और ब्रीज का मतलब होता है धीमी गति से चलने वाली हवा। ब्रीजी कॉल यानी कि धीमी गति से चलने वाली हवा की पुकार। ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग, इंसेंस का मतलब होता है सुगंधित, और ब्रीदिंग श्वास लेना। मॉर्न, मॉर्न का मतलब है सुबह से। तो जो सुबह की धीमी गति से चलने वाली सुगंधित हवा है। और द स्वैलो ट्विटरिंग, स्वैलो का मतलब अबाबिल पक्षी, और ट्विटरिंग का मतलब है उस पक्षी का चहचहाना। फ्रॉम द एस्ट्रॉ बिल्ट सेड, एस्ट्रॉ बिल्ट कहते हैं जो घास से बने होते हैं, और सेड का मतलब है घोंसले। तो एस्ट्रॉ बिल्ट सेड, घास के बने जो घोंसले हैं, उन घोंसलों के अंदर से जो अबाबिल पक्षी के चहचहाने की आवाज है। और द कॉक्स श्रिल क्लैरियन, मुर्गे की जो तेज आवाज है, मुर्गे की जो तेज बांग है। श्रिल का मतलब होता है तेज, और क्लैरियन का मतलब है बांग। तो मुर्गे की जो तेज आवाज है, या फिर और द इचोइंग हॉर्न, इचोइंग हॉर्न का मतलब होता है जो शिकारी का बिगुल है। इचोइंग का मतलब है प्रतिध्वनि। तो शिकारियों के बिगुल की जो प्रतिध्वनि है, जैसा कि शिकारी जो है अपने शिकार करते समय एक हॉर्न बजाते थे जिसकी आवाज बहुत तेज होती थी, जो बहुत दूर तक गूंजती थी, और उस आवाज को सुन करके जानवर अपने अपने बिलों से अपने अपने स्थानों से निकलकर भागने लगते थे। तो उसकी बात कर रहा है कवि। नो मोर शैल राउज देम, ये सारी चीजें अब उन्हें नहीं उठा सकेंगी। राउज का मतलब है उठाना। फ्रॉम दियर लोली बेड, उनको उनके साधारण से बिस्तर से। अर्थात छोटे से गांव के जो साधारण लोग हैं, जो अपनी छोटी छोटी कब्रों में हमेशा के लिए सो चुके हैं, ऐसे लोगों को सुबह के समय में धीमी गति से चलने वाली सुगंधित हवा और अबाबील पक्षी के चहचहाने की आवाज जो घास के बने घोंसलों से आ रही है, और जो मुर्गे की तेज बांग है, मुर्गे की जो तेज आवाज है, या फिर शिकारियों के हॉर्न से निकलने वाली जो तेज आवाज है जो बहुत दूर तक गूंजती है, ऐसी आवाजें भी अब इन साधारण से लोगों को उनकी साधारण सी कब्र से जगा नहीं सकती हैं। इसलिए let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, our grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. अब देखिए इस स्टैंजा में थॉमस ग्रे उन महत्वाकांक्षी लोगों को एक नसीहत देते हैं कि तुम्हें साधारण से लोगों और उनकी खुशियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मॉक, एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षी लोग, और मॉक का मतलब है मजाक उड़ाना। तो ऐ महत्वाकांक्षी लोगों, तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दियर यूजफुल टॉयल, उनके कठिन परिश्रम का। दियर होमली जॉय, और उनकी जो घरेलू खुशियां हैं, अर्थात उनके जो साधारण से आनंद हैं, उनका तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और उनका जो दुर्भाग्य है, उस दुर्भाग्य पर तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, और ऑब्सक्योर का मतलब है अस्पष्ट, जो कि अंधकार में हो, जो धुंधला है। तो ऐसे दुर्भाग्य का तुम्हें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार, और ना ही ग्रैंडवर हियर, शानदार लोगों को सुनना चाहिए, जो वैभवशाली लोग हैं। ग्रैंडवर का मतलब है जो धनी वैभवशाली लोग हैं, ऐसे लोगों को ना तो सुनना चाहिए विद डिस्डेनफुल स्माइल, घृणित मुस्कुराहट के साथ, तिरस्कृत मुस्कुराहट के साथ। क्या चीज? द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स, शॉर्ट छोटे एंड सिंपल एनल्स, साधारण से इतिहास को, ऑफ द पुअर, गरीबों के। और ना ही वैभवशाली या धनी लोगों को उन साधारण से गरीब लोगों के छोटे और साधारण से इतिहास को घृणित मुस्कुराहट के साथ सुनना चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि वे लोग जो यहाँ छोटी सी कब्र में दफन हैं, वे बहुत ही साधारण लोग थे। उन्होंने राष्ट्र के लिए कठिन परिश्रम किया, खेतों में हल चलाए, अनाज उगाया और लोगों का भरण पोषण किया। भाग्य ने कभी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी वे हमेशा संतुष्ट रहे। उनके जीवन का इतिहास बहुत छोटा और साधारण है, इसलिए ऐ धनी और महान लोगों, तुम्हें उन पर हंसना नहीं चाहिए। कविता का आखिरी स्टैंजा है, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, all that wealth ever gave, awaits alike the inevitable hour, the path of glory lead but to the grave. The boast of heraldry, boast का मतलब है घमंड और heraldry का मतलब है उच्च कुल में जन्म लेना। तो उच्च कुल में जन्म लेने का जो घमंड है, the pomp of power, pomp का मतलब है दिखावा, power का मतलब शक्ति, और जो शक्ति का प्रदर्शन है, शक्ति का दिखावा है, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और जो सारी सुंदरता है, ऑल दैट वेल्थ, और जो सारा वैभव है, अर्थात जो धन संपत्ति है, ईवर गिव, तुम्हें हमेशा से दी गई है। वो तुमने खुद नहीं कमाई हैं, वो तुम्हें भाग्य के द्वारा मिली हैं, इसलिए तुम्हें इन सारी चीजों पे घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल हावर, ये सारी चीजें उस निश्चित समय का इंतजार करती हैं जो कि द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, यश के रास्ते को, कीर्ति के रास्ते को लीड, ले जाता है, बट टू द ग्रेव, लेकिन कहां ले जाता है? कब्र तक। जो इनएविटेबल हावर है, जो निश्चित समय है, वह समय किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो शक्तिशाली हो, चाहे वो वैभवशाली हो, या फिर वो साधारण हो, हर उस व्यक्ति को मृत्यु के रास्ते तक, कब्र के रास्ते तक ले जाता है। इसलिए कवि कहता है कि हमें अपने उच्च कुल में जन्म लेने पर या फिर अपनी संपत्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य चाहे शक्तिशाली हो, सुंदर हो, धनवान हो, हर एक व्यक्ति इस संसार में सम्मान तथा प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है, किंतु उनका भी अंत उन्हीं गरीब और कमजोर लोगों के समान ही होता है। इसलिए उन्हें अपनी भौतिक वस्तुओं पर गर्व नहीं करना चाहिए, उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि उनका भी अंत अन्य लोगों के समान ही होना है। तो दोस्तों, यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।